हेलो एवरीवन, कैसे हो सब दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका एसएससी सीजीएल 2021 जिसका पेपर हुआ था आपका 11 अप्रैल को, उसकी शिफ्ट नंबर थर्ड। तो पहला क्वेश्चन है, देखो इसकी यदि आपको हिंदी की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके वहां से ले सकते हो, और जिसको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है परफॉर्मेंस ऑफ 1800 स्टूडेंट इन ग्रेड्स हैज बीन शोन, यानी ग्रेड्स की फॉर्म में 18 स्टूडेंट की परफॉर्मेंस, भाई ए ग्रेड किसी को, बी ग्रेड मिली है, किसी को सी, किसी को डी, किसी को ई, ये परसेंटेज की फॉर्म में दे रखी है। तो सबसे पहले देखो भाई 100% है यहाँ पे, वो 1800 के बराबर है। 1% किसकी वैल्यू बराबर होगी? 18 आ गया। अब आगे देखो, कह रहा है कि भाई किन दो ग्रेड में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, यानी दो ग्रेड कौन से हैं जिसमें जो टोटल स्टूडेंट होंगे वो 54 लेस देन होंगे। यानी देखो दो ग्रेड हैं, उसमें जो स्टूडेंट होंगे वो 54 लेस देन किससे? बी और ई में जितने स्टूडेंट हैं उससे 54 कम। अब यहां से देखो भैया, तो आप स्टूडेंट निकाल लो, या फिर आप डायरेक्ट इसको परसेंटेज की फॉर्म में सोल्व कर दो। देखो 1% यहाँ पे 18 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 54 किसको रिप्रेजेंट करेगा? आप कहेंगे 3% को। यानी बी प्लस ई का परसेंटेज में से 3% घटा दो। बी प्लस सी का देखो 27 और 8 35, 35 में से 3 गया 32। अब आप ऑप्शन में जाओ, किन दो का जोड़ 32 है। देखो पहला ही ऑप्शन सी प्लस सी है, सी 24 दिखा मुझे, ई 18 दिखा, तो 24 और 8 32, तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कह रहा है, देखो ये कह रहा है द एवरेज ऑफ 52 71 43 22 ए एंड बी इज 55, और एवरेज इनका आपको ये दे रखा है। अब आपको बताना है एवरेज ऑफ ए बी सी और डी का। यहाँ पे देखो भाई इसके दो मेथड है, पहला आप नेट डेविएशन से कर सकते हो, दूसरा आप बेसिक से भी कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे बेसिक से ही जल्दी निकल जाते हैं। देखो भाई मैं कह रहा हूँ इनका एवरेज यदि 55 है तो इनका जोड़ कितना होगा? आप कहेंगे भाई 55 इंटू कितनी संख्याएं हैं? 6, यानी 330 होगा। ऐसे ही ये संख्या है, देखो ये संख्या आपकी कितनी है? आप कहेंगे 7। तो देखो जो इनका जो सम है वो कितना होगा? 53 इंटू 7, यानी 7 या 21, और 35 और 2 35, यानी 371 होगा। अब ये देखो भाई ये जोड़ है आपका इनका, तो जल्दी से इनको जोड़ो। देखो दो संख्या तो मुझे पता है ए प्लस बी है, अब बाकी को जोड़ लो। देखो ये आ गया आपका 2 और 1 3 और 3 6 और 2 8, और आपका आ गया 4 2 6 और 7 और 5 12 और 6 18। यहाँ से ए प्लस बी निकाल सकते हैं हम। ये आ गया 2, ये 4 और 1, यानी आ गया 140। अब यहाँ पे चलो, यहाँ पे देखो इनको जोड़ो, ये आपका आ जाएगा 2 और 1 3 और 9 12 और 7, यानी आपका आ गया 19। और फिर देखो कितना आ गया, 4 4 8 12 और आपका 9, यानी 21, और आपका एक 22, यानी 222। सी प्लस डी प्लस, यहाँ से यदि मैं सी प्लस डी पूछूं तो इसमें से घटा दो, ये आ गया 2, और आपका आ गया 6 में से 2 गया 4 और 1, यानी 142। ये देखो इसका जोड़ 142, इसका जोड़ 142, इसके यदि एवरेज की बात करूं 71, उसका एवरेज की बात करूं 71, दोनों मिलेंगे तो एवरेज 71। या फिर सबको जोड़ दो, 142 142 आपका 284 हो गया, और चार संख्याएं हैं, 4 से डिवाइड कर दो, तो तब भी आपका आंसर 71 आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई बार ग्राफ दे रखा है आपका, टोटल नंबर ऑफ यूथ लाख रुपए में, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयड यूथ वो भी लाख में। अब बताना है किस स्टेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ है। देखो यूथ में से एम्प्लॉयड घटा दो, अनएम्प्लॉयड बच जाएंगे। यहाँ पे देखो 10.5 है और आपका 12 है, तो कितना है? 1.5। यहाँ आपका 1 है, यहाँ पे आपका 1.5 है, यहाँ पे देखो कितना है, यहाँ पे आपका 2.5 और यहाँ पे 1 है। तो सबसे ज्यादा आपको दिख रहा है कि 2.5 है, वो है डी में, तो यानी आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक्स है वो 4 प्लस रूट 15 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्र प्लस 1 बाई एक्स स्क्र। देखो एक्स की वैल्यू ये हो, जब भी आपको एक्स इस वैल्यू इस फॉर्म में हो, रूट ए प्लस रूट बी 1 बाई एक्स, और जो इनके स्क्वायर का डिफरेंस है वो 1 होना चाहिए। जैसे 4 का स्क्वायर 16 माइनस रूट 15 का 15 1 हो गया, तो 1 बाई एक्स होता है आपका रूट ए माइनस रूट बी। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि जब उसको 1 बाई एक्स करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे, तो नीचे आपका ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। देखो x इतना है, 1 बाई एक्स आ जाएगा 4 माइनस रूट 15, जब इनको जोड़ूंगा तो x प्लस 1 बाई एक्स डायरेक्ट आ जाएगा आपका 8, क्योंकि 15 रूट 15 कट जाएगा। तो इसका जब स्क्वायर करूंगा मैं, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, वो आ जाएगा 8 स्क्वायर माइनस 2, यानी 62। तो ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है
भाई अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 18%। एक आदमी ने एक वस्तु है वो 18% की आने पर बेची, अगर उसने वो 960 ज्यादा की बेची होती तो उसको लाभ 12% होता। यानी यहाँ क्रय मूल्य था, यहाँ उसका 18% लॉस पे था, अब उसको 12% प्रॉफिट पे। और कह रहा है कि यहां से यहां जो कीमत रुपए में वो 960 है, और ये 18 और 12% आपका क्रय मूल्य का है। यानी क्रय मूल्य का आपका 18 और 12 30% हम कह सकते हैं रुपए में 960 के बराबर है। यहां से देखो सीपी किसके बराबर आ जाएगा, यानी जो वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो सीपी की वैल्यू आ जाएगी 960 बटे 30 गुणा 100, या फिर परसेंटेज की वैल्यू हटा लो। देखो इससे ये गया, यानी आपका आ गया 3200। या फिर डायरेक्ट आप सीपी की वजह से भी लिख सकते थे कि 30% की वैल्यू 960 है, 100% की वैल्यू कितनी होगी। देखो 3200 आ गया। अब कह रहा है इसको मैं 3840 पे बेचूंगा, तो कितने ज्यादा बेचेगा, 840 पे बटे, सॉरी 640 पे, 3200 है, 3000 नहीं है, 640 बटे 3200 गुणा 100, तो इससे ये गया 32 दूनी 64, यानी आपका आंसर आ गया 20%। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ट्रायंगल एल एम एन ने द बाइसेक्टर ऑफ एल एंड एन, यानी ये आपका एंगल बाइसेक्टर का है, ये आपका एल है, ये एन है, ये एम है। अब इसका जो एंगल बाइसेक्टर है वो आपका बिंदु कहाँ मिलता है, इंटरसेक्ट एट एंगल 112, यानी या मान लो पी है, ये 112 है, तो आपको बताना है एंगल एम कितना होगा। देखो आपको पता होगा भाई 90 प्लस एंगल ए बाई 2 है, वो आपका होता है एंगल पी के बराबर। एंगल पी आपको 112 गिवन है, 112 में से 90 घटाऊंगा आपका आ जाएगा 22, और एंगल ए आ जाएगा इसका 2 गुना, यानी 22 गुनी 2 22, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई एक बोटमैन है, वो अपनी जो बोट है उसको, जो स्थिर जल है यानी रुका हुआ जल है, उसमें उसको किस स्पीड से चला सकता है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है वो 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया, मतलब धारा के साथ। देखो 44 किलोमीटर धारा के साथ स्पीड आपको पता है एक्स प्लस वाई होगी, प्लस 35 किलोमीटर धारा के विरुद्ध गया है। अब कह रहा है कितना टाइम लेगा इसमें, तो सबसे पहले देखो मुझे गिवन है, यानी एक्स की वैल्यू गिवन है मुझे, देखो एक्स की वैल्यू 9, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 9। अब और ये कह रहा है 9 घंटे। देखो जब भी आपको ऐसे क्लियर लग रहा है कि 44 है, 35 है, नीचे 9 में से कुछ जोड़ूंगा, 9 में से कुछ घटाऊंगा, तो डायरेक्ट कट रहा है, तो आप वैल्यू एज्यूम करो। यदि आपको वैल्यू एज्यूम नहीं करनी है, देखो तो आप फॉर्मूला लगा दो, जो डी होती है वो होता है टी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र बाय 2x। जब आपको टोटल टाइम गिवन है तो ये फॉर्मूला लगेगा, मैंने पहले बताया। यदि टाइम का डिफरेंस आपको गिवन है, भाई आने में जाने की बजाय इतना ज्यादा टाइम लगा, तो यहाँ पे 2y कर देते हैं। x आपका वही है शांत जल में, y आपकी धारा स्ट्रीम की मतलब स्पीड है या फिर धारा की चाल है, d डिस्टेंस, और t पहले केस में टोटल आपका जो टाइम हो जाएगा आने जाने का, दूसरे केस में टाइम आपका डिफरेंस हो जाएगा। तो देखो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये 11 के पाड़े में आता है, और ये आपका 7 के पाड़े में आता है, और 9 में 2 जोड़ूंगा तो 11, 11 का 11 बन जाएगा, और 9 में से 2 घटाऊंगा तो 7 बन जाएगा। देखो ये 11 चौक 44, 7 पंच 35, टोटल टाइम भी 9 आ रहा है, यानी y की वैल्यू आपकी, क्वेश्चन देखते आपको आइडिया लग जाएगा, y की वैल्यू आ गई 2। अब आपको बताना है 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो 11 आ गई, प्लस 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यानी वो चाल 7 है, तो यहाँ से निकालिए हमने, ये 11 आई है, ये आपकी 7 आई है। देखो अब 11 33, 7 चौक 28 और 4 3 7। नेक्स्ट है, ये कह रहा है त्रिभुज ACD, ये ए है, ये सी है, डी है। अब बी और ई बिंदु है आपके AC और AD पर, यानी ये बी है, ये ई है। अब ये इसके पैरेलल है, जब ये पैरेलल होगी तो ट्रायंगल सिमिलर होंगी। अब CD 9 गिवन है, यानी ये 9 गिवन है, BE 6 गिवन है, AB 5 है, ED आपको 2 गिवन है। अब आपको AE और BC बतानी है। देखो भाई यहाँ से देखो, देखो ये ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल सिमिलर है, तो यानी जो छोटी ट्रायंगल का बेस है बड़े बड़ी ट्रायंगल का बेस आपका रेशो में होगा, जो छोटी ट्रायंगल की साइड है यानी 5 अपॉन जो पूरी है यानी AC। देखो इसको आप AC पूरी मान लो बटे AC, या फिर इसको x मान लो, या क्योंकि आप पूरी मान लो, यहाँ से आपका आ गया, देखो 3 2 नीचे 3 दिया 9, तो जो AC है वो आ जाएगा 15 बटे 2 यानी 7.5। तो आपको AC बताना था या फिर AE पूछा है, आपको पूछा है AE और BC। देखो ये पूरा 7.5 आ गया, तो आपसे पूछा है ये, तो 7.5 में से 5 घटाएंगे 2.5, यानी देखो AE और BC, यानी BC आपका देखो ऑप्शन में सेकंड पे पूछा है, तो सेकंड पे आपका 2.5 कहाँ है, यही है, तो आप इसको आंसर लगा के आगे बढ़ जाओ। या फिर आपको यदि वो भी निकालना है तो वो भी निकाल लो। अब AE आपको निकालना है, देखो ये मान लो x है, तो वही पूरा इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 2,
यहाँ पे देखो ये आपका आ गया 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। देखो यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, तो x प्लस 2 की वैल्यू कितनी होगी, देखो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, ये आ गया 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो यानी ये वाला, देखो या तो एक वैल्यू निकाल के आगे बढ़ जाओ या दोनों निकाल लो। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई एक पतंग है वो रस्सी से बंधा हुआ है, देखो ये रस्सी है, ये पतंग हो गया। अब लेंथ बताना रस्सी की, ये कह रहा है 90 डिग्री मीटर पे 90 मीटर हाइट पे है और ये एंगल 30 है। जब भी आपको पता होना चाहिए, जब ये एंगल 30 होता है तो ये 1 होता है, ये √3 होता है और ये 2 होता है। तो एक की वैल्यू 90 है, 2 की वैल्यू 180। नेक्स्ट है, ये कह रहा है भाई रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस ऑफ साल्ट एनेबल अ पर्सन टू बाई 2 किलोग्राम मोल फॉर 272। अब रिड्यूस प्राइस बताना है, यानी जो नमक है उसकी कीमत में 15% की कमी होगी, जिसके कारण 272 रुपए में एक आदमी 2 किलोग्राम ज्यादा चीनी खरीद सकता है। देखो 15% की कमी, 15% होता है आपका 3/20, यानी देखो पहले वो 20 रुपए मतलब 20 किलोग्राम मान लो या फिर कुछ मान लो, कह रहा प्राइस भाई पहले प्राइस यदि 20 था तो अब कितना है 17। जब भी आपका टोटल जो अमाउंट होता है, यानी जो टोटल खर्चा होता है वो होता है चीनी का प्राइस कितना है और क्वांटिटी कितनी है। अब देखो भाई टोटल यदि मुझे सेम रखना है तो प्राइस जो आपका बढ़ेगा क्वांटिटी उतनी ही कम करनी पड़ेगी मुझे। यानी यदि वो 5/6 हुआ है तो वो 6/5 करना पड़ेगा, ताकि इनका प्रोडक्ट देखो ये 5/6 हो गया तो इसको 6/5 करना पड़ेगा, ताकि ये कट के जो प्रोडक्ट आपका ये सेम रहे। यानी यहाँ देखो ये 20 से आपका 17 हुआ है तो जो वो वैल्यू होगी वो 17 से आपकी 20 हो जाएगी। यानी ये पहले था ये अब था। अब यानी ये कह रहा है ये प्राइस था ये आपकी क्वांटिटी थी, भाई आपका प्राइस पहले 20 था अब 17 हो गया, तो क्वांटिटी पहले 17 थी अब 20 होगी। देखो कितने का आपका इंक्रीज हुआ है 3, और एक्चुअल में 3 का किसकी जगह इंक्रीज हुआ है, यानी 2 किलोग्राम का, यानी 2 किलोग्राम ज्यादा खरीद रहा है तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 2/3। अब देखो अब कह रहा है रिड्यूस्ड प्राइस, यानी अब वाला जो रिड्यूस प्राइस है, क्यों रिडक्शन 15% हुआ है, तो देखो पहले वो 17 क्वांटिटी खरीद रहा था अब 20 खरीद रहा है क्योंकि प्राइस घट गया, तो गुणा 20 की वैल्यू कितनी होगी, तो यानी वो 40/3 किलोग्राम खरीद रहा है कितने रुपए में 272 रुपए में। तो कितना वैल्यू है 272/40 गुणा 3, 4 पे काट दो, आ गया 4 4 6 24 और 4 8 32 यानी 6.8, तो 8 से 24 18 2 20 यानी 20.4। पहला मेथड तो ये है। दूसरा मेथड आपका देखो भाई, दूसरा मेथड है भाई 15% की वजह से आपका 2 किलोग्राम खरीद रहा है तो 1% की वजह से कितने खरीदेगा बटे 15 और 100 की वजह से गुणा 100। देखो अब 5 पे 3 5 पे 20, तो ये आपका 40/3 किलोग्राम आ गया। तो यहाँ से ये बात ध्यान रखना, जो ये इस मेथड से हम सोल्व करेंगे तो उसमें बिल्कुल जो लास्ट की क्वांटिटी है ना वो आएगी, और आपको पहले की निकालनी है तो इसमें से 2 किलोग्राम घटाना पड़ेगा। यानी अब 40/3 किलोग्राम खरीद रहा है तो डायरेक्ट इसको डिवाइड कर देते 272/40 गुणा, तो ये आपका आंसर हो जाता है। या वैसे कर लो या फिर ऐसे कर लो। नेक्स्ट है, ये कह रहा है P इज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 8 20 एंड Q इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल। देखो थर्ड प्रोपोर्शनल आपको पता है A B, और मान लो 2 नंबर है उनका थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, वो होगा B²/A, यानी 20 गुणा 20/8, ये 400 हो गया, 8 को डिवाइड करेंगे तो 50 आ गया। अब देखो फोर्थ प्रोपोर्शनल, यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा, पहले का दूसरी से जो रेशो है 3/5 वही आपका तीसरी से चौथी से होगा, तीसरी और चौथी का होगा, चौथी के मान लो, देखो 3 8 24 यहाँ से के आपका आ गया 8 5 40। आपको वैल्यू बतानी है 2P + Q, तो 2P यानी P आपका 50 है और Q ये K की जगह Q था आपका, Q जो मतलब दे रखा है वो मान लो, तो Q 40 है। देखो 50 को 2 से गुणा करेंगे 100 और इसमें 40 जोड़ दो यानी 140। तो नेक्स्ट है, ये कह रहा है a sum of money was borrowed and paid back in 2 equal annual installment of 980 allowing 4% compound interest, the sum borrowed was, यानी कितने पैसे उसने उधार लिए थे। देखो आपका जो CI है वो आपकी पावर की फॉर्म में बढ़ता है, यानी 4% है, 4% आपका होता है 1/25, यानी 25 पे 1 साल का ब्याज 1 होगा, तो 25 से वैल्यू 26 हो जाएगी। जो दूसरे साल है इसका स्क्वायर करते हैं हम, यानी 625 से वैल्यू आपकी 676 हो जाएगी। तो इंस्टॉलमेंट वालों में जो लास्ट की आपकी क्वांटिटी होती है इसको हम इंस्टॉलमेंट लेते हैं, भाई पर ईयर इतनी इंस्टॉलमेंट थी, और इंस्टॉलमेंट हर साल बराबर होती है। बराबर करने के लिए इसको भी 26 से गुणा कर दो, इसको गुणा किया तो इसको भी करेंगे हम,
तो 26 गुणा 25, देखो ये आपका 675 आपका आ गया 25 650 और आ गया, क्योंकि 25 25 625 में 25 और जोड़ दो, यानी 5 7 1275। अब देखो 676 की वैल्यू आपको दे रखी है 980, एक की वैल्यू 676 और आपको 1275 के निकालनी। आपसे पूछा है नियरेस्ट। अब 675, यदि मैं इसको 675 को 675 ले लो तो आंसर पे देखो, आंसर मैंने कम लिया है, यानी जो एक्चुअल आंसर है उससे मेरा हल्का हा क्वेश्चन आंसर बड़ा आएगा, यानी हल्का हा बड़ा आएगा मेरा, और जो एक्चुअल आंसर होगा इससे वो थोड़ा छोटा होगा, यानी ये वाला है वो आपका थोड़ा बड़ा आएगा। देखो कितना आएगा, अब 25 पे काट दो, क्या हो गया 25 दूनी 50 और 25 सत्ता 175। अब इसको 25 पे काट दो, 25 पंजा 125, 25 एकम 25। अब 27 पे देखो ये कट रहा है आपका 3 पे, 3 निम 27 और 3 पे ये काट दो, 3 पे 17 ये 51। अब ये देखो 980 है, इसको 981 मान लो, क्योंकि मुझे अप्रोक्सीमेशन पूछा है, तो 9 एकम 9 नहीं 81। तो यहाँ देखो नीचे मैंने एक घटा दिया ऊपर एक बढ़ा दिया, तो मतलब आंसर बिल्कुल ही आपका लगभग सेम आएगा। अब 109 और 17 ही गुणा कर दो, 17 निमा 133, यानी 33 हो गया। अब 17 एकम 17 और 1 18, सॉरी 17 निमा 153, तो यानी 53 हो गया, और 17 17 और 1 18, यानी जो आंसर है वो हमारा 1853 या इसके आसपास है। देखो एक ही ऑप्शन है, क्योंकि आपके यही इसका फायदा है, क्योंकि ऑप्शन आपके दूर दूर दे रखे हैं, एग्जैक्ट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है दो सर्कल है वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं टी पे, भाई एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, वो टी पर यहाँ टच कर रहे हैं, आर एस है एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ये आर मान लो ये एस मान लो। अब कह रहा है टचिंग आर एस इज ए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल टचिंग द सर्कल एट पी एंड क्यू, यानी आर एस एक टेंजेंट, ये आर है ये एस है, ये इसको पी और क्यू पे टच कर रहा है। अब टी पी क्यू, देखो ये बिंदु टी है, यानी टी पी और क्यू, ये वाला आपको गिवन है 42 डिग्री, आपको बताना है पी क्यू टी, यानी पी क्यू और ये वाला एंगल आपको बताना है। देखो यदि मैं इसको मिला दूं यहाँ से, आपको पता होगा भाई इस बिंदु से ये वाला टेंजेंट और ये वाला टेंजेंट की लेंथ बराबर होगी, यानी ये लेंथ आपकी बराबर, जब ये लेंथ बराबर होंगी तो ये एंगल भी बराबर होंगे, ये वाला और ये वाला, ये 42 है तो ये भी 42 डिग्री होगा। अब ऐसा ही इसमें ये वाला टेंजेंट है ये वाला भी टेंजेंट है, यानी ये एंगल और ये एंगल आपका बराबर होंगे। और ये देखो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ये एंगल को आगे बढ़ाया गया है, यानी जो ये एंगल जोड़ होगा वो बाकी दो एंगल के सम के बराबर होगा, तो 42 और 42 84। अब ये दो एंगल बच गए, दोनों बराबर है, तो आप देखो 90 तो ये बच गया, यानी देखो 84 मुझे पता है, दो एंगल का जोड़ बताना है, तीनों एंगल का जो जोड़ 180 होता है, देखो 90 तो बच गया। अब 90 से कितना कम है, 6 कम हो रहा है, तो यानी जो ये दो एंगल का जोड़ होगा वो आपका 96 होगा। अब 96 को दो बराबर भागों में तोड़ दो, यानी एक एंगल किसका आ जाएगा आपका 48 डिग्री का, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो सीकेंट ए आपको 17/8 गिवन है, तो सीकेंट ये 17 हो गया, ये 8 हो गया और ये 15 हो गया। अब आपको बताना है 34 इंटू साइन ए, तो ये 15/17 प्लस 15 इंटू कोट ए, कोट हो गया 8/15 अपॉन 68 इंटू कोस ए 8/17 माइनस 16 इंटू टेन ए, यानी 15/8। देखो 17 चौके 68, 17 दूनी 34, 15 से 15 30 और 8 38/8 चौका 32 और 15 दूनी 30, यानी 2, तो ये आ गया 19, आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो ये क्वेश्चन आपको कुछ गलत गिवन है, यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है और यहाँ पे आपको एक्चुअल वैल्यू दे रखी है, तो देखो फिर भी सोल्व करते हैं। ए बी आपका व्यास है, अब सी और डी आपके दो बिंदु हैं, वो आइदर साइड है, यानी सी आपका एक साइड इस साइड मान लो, तो डी आपका इस साइड है। अब जो सी ए बी है, यानी जो सी ए बी है ये आपका 42 डिग्री है, ए बी डी यानी ये वाला एंगल आपका 57 है। देखो इसको यदि मैं मिला दूं तो देखो ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। अब तीसरा एंगल आप इजिली निकाल सकते हो, देखो आपसे पूछा क्या है, डिफरेंस बताना है सी एंड, यानी डिफरेंस तो आपसे पूछा ही नहीं, आपसे आई थिंक एंगल पूछे हैं उसने, सी ए डी यानी जो टोटल कितना होगा, और सी बी डी ये टोटल कितना होगा। उसके लिए आपको एक तो ये एंगल चाहिए है और एक आपको ये एंगल चाहिए। देखो ट्रायंगल है
3 एंगल 180 होते हैं, 2 दे रखे हैं, तीसरा निकाल लो। यहाँ से देखो अब सी ए बी, यानी ये आपका एंगल कितना आ जाएगा, देखो आपको निकालने हैं 2 एंगल, ये देखो कितना आ जाएगा, इस ट्रायंगल में एक 90 है, एक 57 है, तो दूसरा ये तीसरा एंगल कितना हो जाएगा, यानी एक तो 90 है ही, 2 का जोड़ और 90 होना चाहिए, 90 में से 57 घटा दो, तो आपका आ गया ये 3 आ गया और ये आपका 3 आ गया, यानी ये आ गया 33। अब इन दोनों का यदि मैं जोड़ पूछूं आपसे, ये आ गया 75 डिग्री। ऐसा ही आप इसमें देखो, ये आपका टोटल 90 है, यानी 2 का जोड़ है वो भी 90 बचना चाहिए। अब 42 गिवन है, 90 में से गया 48 बच गया, इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो आपका आ जाएगा 105 डिग्री। यानी वो आपसे इनका डिफरेंस न पूछ के ये पूछना चाह रहा है कि वो कितने कितने वो एंगल है, तो वो 75 डिग्री ये आ गया, 105 डिग्री वो आ गया। नेक्स्ट है देखो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी गिवन है, सी स्क्वायर ये गिवन है, इसकी वैल्यू बताना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपका होता है भाई, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे ये बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इसके प्लस 2 गुणा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी 2। अब देखो जब इनको मैं करूंगा, यानी इसका 2 गुणा करूंगा तो आपका हो जाएगा ये 104, यानी 1.04, तो जोड़ो 9 2 और 1 7.29, तो यानी इसके बटे में 100 कर दो, और ये है इसका स्क्वायर। जब इसको स्क्वायर को अंडर रूट लेके आएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये। अब क्योंकि ये कह रहा है कि ए बी सी की वैल्यू लेस देन 0, यानी प्लस की वैल्यू को इग्नोर करो, माइनस की वैल्यू लो, तो इसका जो अंडर रूट होगा 729 का वो आपका हो जाएगा 27 और नीचे 10 आ जाएगा, तो यानी माइनस, तो आपका आंसर आ जाएगा -2.7। देखो ये आपको कंडीशन ध्यान रखनी है, कई बार हम ध्यान नहीं रखते हैं और प्लस माइनस लगा के आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, ये कह रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर बाय व्हिच व्हेन 156 181 331 आर डिवाइडेड द रिमाइंडर इज 6 इन इस केस। यानी एक संख्या है, जब मैं 156 को डिवाइड करूंगा 6 बचेगा, 181 को डिवाइड करूंगा फिर 6 बचेगा, 331 को डिवाइड करूंगा फिर 6 बचेगा, तो वो संख्या इसमें से यदि मैं 6 घटा दूं तो वो संख्या आ जाएंगी जो आपकी उस बड़ी से बड़ी संख्या से कंप्लीट डिवाइड होंगी। देखो ये आपका 150 आ गया, ये आपका 175 आ गया और ये आपका आ गया 325। अब क्या करो, इनका एचसीएफ ले लो, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगी जो इनको कंप्लीट डिवाइड करेगी। देखो यहाँ पे इनका जो डिफरेंस है वो 25 है, यहाँ पे जो इनका डिफरेंस होगा आपका देखो 0 और आपका आ गया, ये आ गया 150। देखो अब 25 और 150 इनका जो एचसीएफ होगा, यानी देखो एचसीएफ हम जब करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या सबट्रैक्ट, यानी जो दो संख्या है उनको घटाते चले जाओ, तो जो आखिरी में बचेगा वो आपका, या फिर बीच में एक वैल्यू ऐसी बचेगी जो उनका एचसीएफ होगा। यानी देखो इनमें इनका जो एचसीएफ है, यानी दो संख्या इनका जो एचसीएफ है वही होगा जो उनके, जब उनका डिफरेंस लेंगे उसका जो एचसीएफ होगा। तो देखो इसका जो एचसीएफ है वो 25 आ गया, तो यानी हमारा आंसर भी 25 है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए किसी काम को 48 दिन में और बी है वो 60 दिन में कर सकता है। देखो एलसीएम कितना है इसका, 12 चौका 48, 12 पंजे 60 और 60 6 चौका 240, यानी ये 4 पे और ये 5 पे। ये कह रहा है वो 12 दिन काम करते हैं, यानी 12 दिन काम किया, 108 काम कर लिया, तो आपका बच गया 132। अब कह रहा है ए चला गया, अब कह रहा है बी इसका 25%, यानी 1/4 कितने दिन में करेगा, बी का एक दिन का काम 4 है। देखो अब 4 से काट दो, 4 तिये 12 और 4 तिये 12, यानी देखो 4 8 32, 8 सही 1/4 दिन में। अब 8 दिन तो पूरे हैं, 1/4 दिन और निकालना है। देखो पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, 1/4 दिन में कितने घंटे होंगे, 6 घंटे, यानी 8 दिन और 6 घंटे। नेक्स्ट है, ये कह रहा है आपको परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन इंजीनियरिंग 2020 एज कम्पेयर टू 2019, और ये आपको टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं 2000 और 2419 और 20 में, यानी यहाँ स्टूडेंट 2000 हैं, यहाँ पे आपको 2020 है। तो मेंस में ऐसा क्वेश्चन आया था, वहां पे मैंने बताया था क्या करना है। देखो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ 2019 की, यहाँ बात कर रहा हूँ 2020 की। यहाँ कितने हैं, देखो इंजीनियरिंग में 13 है, यहाँ 12 है, ये 13 को गुणा कर दो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से, ये आपका 2000, इनको डिवाइड कर दो। देखो 2000 है और ये 2020 है, सॉरी 2400 है, 2020 तो साल है, 2000 और 2400, तो देखो ये 2000 पूरा लिख दो या फिर 2400, क्योंकि पता है 2 जीरो कट जाने। अब काट दो इसको 4 पे, 4 6 24 और 4 पंजे 20, यानी ये आ गया 65/72। भाई 2009 में यदि 65 थे तो 2020 में 72 है। ये कह रहा है इंक्रीज और डिक्रीज, यानी आपका इंक्रीज हुई है वैल्यू कितनी, 7, तो इंक्रीज निकालना है 7 किस पे, 65 पे। ये इसका कितना परसेंट है, देखो कैसे निकालेंगे। देखो आपको पता है लगभग 700 के आसपास आंसर आ रहा है, यानी 10% की बात करूं मैं, वो आपका 6.5 है। अब देखो कितना ज्यादा रह गया,
यानी 0.5। अब यदि मैं 1% की बात करूं तो 0.65 है। आधा % की बात करूंगा तो देखो 32 दूनी 64 होते हैं, तो 0.325 आसपास होगा, यानी 0.5 से बड़ा, क्योंकि 1% 0.6 है। यानी जो आपका जो आंसर होगा वो देखो, वो 10% तो होगा ही होगा, प्लस 0.5 से 1 के बीच में होगा। तो हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना है, क्योंकि एसएससी ने हमें मौका दिया है कि भाई आप आंसर लगभग निकालो। तो 0.5 से 1 के बीच में, और यहाँ पे देखो 325 है और ये 0.5 है। अगर आपको आइडिया लग रहा है तो 5 ये किसके नजदीक है, यानी 32 और वहां 65 है, 50 किसके नजदीक होगा, 65 के नजदीक होगा, क्योंकि वहां डिफरेंस आपका 15 का है और यहाँ डिफरेंस लगभग आपका 17 का है। तो जो आंसर होगा वो 0.5 के उस साइड होगा। तो आपका जो आंसर है यहाँ से ए की वैल्यू है वो है 10.77, यानी ये 1 के नजदीक होगा आंसर। कहने का मतलब है देखो 10.5 और 11 के बीच में है, यानी ये आंसर किसके नजदीक होगा, 11 के नजदीक होगा। यानी बिल्कुल 10.5 भी नहीं होगा, जैसा कि ऑप्शन में एक मुझे दिख रहा है 10.55 गिवन है। यानी देखो, या फिर आप ऐसे भी कर लो, अगर आपको डाउट है कि 0.55 नहीं हो सकता है, देखो आपका 1% की वैल्यू 0.65 है, 0.5 की 0.325 है, यानी कितना कम बच गया अब। यानी जब मैं 0.5 पे जाऊंगा तो आपका बच जाएगा ये, इसको इसको 32 ही मान लो, तो यानी 0.18। अब देखो ये 0.005 है और 0.18 आपका कितना है, देखो 1% इतना है, तो 18 3 54, यानी 0.3 समथिंग है। देखो, और 11 में से यदि मैं 1 पे जाऊंगा तो आपका पूरा बढ़ेगा, यानी 0.3 कम है, तो वो आपका घट के 10.7 आ जाएगा। या फिर आप ऐसे ही कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक 35 सेंटीमीटर हाई बकेट है, वो फ्रस्ट्रम की फॉर्म में है। ऐसे आपकी बकेट है, अब रेडियस है ये 12 है, ये आपकी 18 है। अच्छा, ये 12 है, ये 18 है। अब आपका कह रहा है इसको सिलेंडर ड्रम में, यानी एक सिलेंड्रिकल ड्रम में इसको डाल रहे हैं, जिसकी बेस रेडियस 20 है। अब इसकी हाइट बताओ, हाइट यानी वॉल्यूम आप बराबर कर लो, तो इसकी वॉल्यूम क्या होती है, पाई एच बाई 3, यानी पाई इंटू एच। एच आपको गिवन है इसकी फर्स्ट टर्म की 35 बाई 3, आर स्क्र यानी 144 प्लस आर स्क्र यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 324 प्लस आर आर यानी 12 गुणा 18, तो आपका आ गया 18 दूनी 36, 3 और 18, 18 और 3 21, यानी 216 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू आर स्क्वायर 400 गुणा एच। देखो पहले तो पाई से पाई गया, अब इनका जोड़ करो, यानी 35/3 गुणा, देखो 6 4 10 और 4 14, उसके बाद 2 और 1 3, 3 और 4 7 और 1 8 और 3 और 2 5 और 1 6, यानी 684 इज इक्वल टू 400 गुणा एच। अब यहाँ से देखो 3 पे काटो, ये 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 8 24, अब 4 पे काट दो, यहाँ 100 छोड़ दो, अब 4 5 20 और 4 7 28, यानी जो आपका आंसर है वो 35 इंटू 57/100 है। या तो इसी गुणा कर लो, कैसे गुणा करेंगे, 35 57, या फिर आप डिजिट सम अप्लाई कर दो। देखो 5 3 8 7 और 5 12, यानी 2 और 1 3, 8 3 24 और 4 और 2 6, डिजिट सम में 6 आंसर आएगा। देखो इसमें 7 है डिजिट सम, इसमें 9 काट दो 6 है, इसमें 9 काट दो 7 है, इसमें 9 काट दो 5 है, तो 6 वाला आपका डिजिट सम आंसर है। या गुणा कर लो तभी आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एक्सप्रेस द नंबर ऑफ स्टूडेंट विद हाइट लेस देन 170, यानी 170 से कम, कितने हो गए 18 और 20 38। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट विद हाइट मोर देन 160, देखो 160 से ज्यादा ये है, तो टोटल 100 है, तो 100 में से यदि मैं ये घटा दूंगा तो बचे हुए बच जाएंगे, यानी 100 में से आप 18 घटा दो 82। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये 19/41 आ गया। अब यहाँ पे देखो भाई आपका ये लगभग कितना, आपका 50% के आसपास है। आप एक बार ऑप्शन में देखोगे ना 50 के आसपास, यानी 50 इसका 41 का 50% यानी 20.5 होगा, और ये आपका 1.5 है, यानी 50 से थोड़ा सा कम है, और 1% इसका यानी 10% इसका 4.1 होगा, यानी 40 और 50 के बीच में आपका आंसर है। तो एक ही आपका ऑप्शन है 40.3, यानी 50 के बिल्कुल नजदीक होगा। तो नेक्स्ट है, देखो 2 tan स्क्वायर a प्लस 2 टेंजेंट a माइनस 63 इतना है, तो आपको वैल्यू बतानी है इसकी। यहाँ से देखो 2 संख्या निकालनी है जिनका जोड़ आपका 2 tan a है और प्रोडक्ट आपका 63 tan स्क्वायर है, तो मुझे दिख रहा है 9 और 7, तो tan स्क्वायर a प्लस 9 tan a माइनस 7 tan a माइनस 63, यहाँ से tan a कॉमन ले लिया तो tan a प्लस 9, यहाँ से माइनस 7 कॉमन ले लिया तो tan a माइनस प्लस 9। यहाँ से देखो 0 से 90 के बीच में 10 आपका पॉजिटिव रहता है, तो यानी tan a
-7 इज इक्वल टू 0। देखो ये वैल्यू आपको नेगेटिव देगी, तो 10a इज इक्वल टू 7 आ गया, ये 7 आ गया, ये 1 हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, ये आपका √50 हो गया। तो आपको निकालना है 2 इंटू साइन ए, साइन ए हो गया 7/√50 प्लस 5 इंटू कोस ए, तो 1/√50। ये आपका 14 हो गया, ये 5 19, तो आपका आंसर आ गया 19/√50। देखो ये कह रहा है इन ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इट वाज नोटेड दैट द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल हैज इंक्रीज्ड बाय 25% एंड द लेबर कॉस्ट हैज गॉन अप फ्रॉम 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू 38% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। अब कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ द कंजम्पशन ऑफ द रॉ मटेरियल बी रिड्यूस टू कीप द कॉस्ट ऑफ द सेम। यानी देखो कॉस्ट आपका वो आपका डिपेंड करेगा, एक तो प्राइस कितना है, एक कंजम्पशन कितनी है। मतलब कोई चीज है उसका प्राइस कितना और उसका कंजम्पशन कितना है। जब ये हमें बराबर रखना है, यदि प्राइस बढ़ रहा है तो कंजम्पशन को कम करनी पड़ेगी। देखो ये 5/6 है, मान लो के था, इसका 5/6 हो गया। अब बराबर रखने के लिए के को 6/5 करना पड़ेगा, ताकि जब इनका प्रोडक्ट हो तो आपका ये कट जाए, जो आपका नेट रिजल्ट हुआ है। अब ये देखो ये कह रहा है रॉ मेटेरियल है वो 25% बढ़ गया आपका। देखो 25% का मतलब 1/4, यानी 4 से 5 हो गया। और जो लेबर कॉस्ट है वो 30% से 38% हो गया, यानी देखो इसको 40-50 मान लो। देखो ये जो रॉ मेटेरियल का कॉस्ट है, प्राइस है, और जो लेबर का कॉस्ट है वो डायरेक्ट आपका जो प्राइस है उसकी वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। भाई टोटल जो आपका जो कच्चा माल था उसकी आपको कितने का पड़ रहा है वो, और उसका कंजम्पशन कितना है। भाई मान लो कोल्ड ड्रिंक है, ये कह दे यहाँ पे 70 लीटर है, अब 70 लीटर में खर्चा कितना है, और वो 150 मतलब 70 लीटर मतलब 70 रुपए प्राइस है उसका मान लो, और 150 लीटर का आपका खर्चा है, तो जो 70 रुपए प्राइस है उसमें क्या होगा, उसको लाने का खर्चा होगा, बनाने का खर्चा होगा, फिर कंजप्शन कितनी है उसकी, मान लो हमें चाहिए उसकी 500 यूनिट जो भी है, तो उसको गुणा करके आपका टोटल प्राइस आएगा। तो यहाँ पे देखो 40 से 50 हो गया। अब मेन पॉइंट पे आते हैं हम। अब कह रहा है जो लेबर कॉस्ट है ना वो 30% से रॉ मेटेरियल से 38% हो गया, इसका 30% में निकालूंगा आपका 12 हो गया। और ये कह रहा है अब पहले उसका जो कीमत थी उसका 30% था, अब ये बढ़ के जो आपकी कीमत है उसका 38% हो गया, यानी 50 का 38% 19 हो गया। ये देखो ये टोटल आपका खर्चा, इनको दोनों को जोड़ो, यानी ये 62 से आपका ये आ गया आपका 69 हो गया। अब देखो यानी सॉरी 52 से 69 यानी 52 टू 69 हो गया। अब देखो यदि मैं बटे की बात करूंगा तो जो आपका प्राइस है ना वो आपका 52 से 69 हो गया, तो जो आपका कंजम्पशन होगा वो 69 से 52 हो जाएगा, जब आपको कॉस्ट सेम रखनी है। तो यानी अब देखो ये 52 से 69 बड़ा है, तो कंजम्पशन आपकी रिड्यूस होगी वो 69 से 52 होगी। तो यहाँ से देखो बड़ा ये इस साइड है तो घटेगा उस साइड, तो कितना कम आपका ये आपका 17 कम है बटे 69 गुणा, तो ये वैल्यू आपको निकालनी है। देखो 10% की वैल्यू आपको 6.9 गिवन है। अब देखो 20% आपका हो जाएगा, यानी यहाँ से 20% की यदि मैं वैल्यू निकालूंगा, ये आ गया 9 दूनी 18, 2 से गुणा कर दो और 6 दूनी 12 और 1 13, यानी 13.8। अब कितने परसेंट की कमी है, देखो हमें अप्रोक्सीमेशन आंसर निकालना है, एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालना है। देखो यदि मैं 10% 6.9 है, ये 13.8 आ गया, वो 17 है, यानी कमी कितने की बची है अभी। देखो ये आपकी बची है 3.2 की। भाई 13.8 है, टोटल 17 था, तो देखो अगर ये 13 होता तो वो 4 होता, या फिर ये 14 होता तो वो 3 होता, 0.2 की और कमी है। अब यहां से मुझे बताओ भाई इसका 10% 6.9 है, 5% कितना होगा, यानी इसका आधा कर दो 6.9 का, यानी ये लगभग आपका 6.9 है। तो जब मैं इसका आधा करूंगा तो यानी देखो 34 दूनी कितने होते हैं 68 होते हैं, तो यानी 3.4 होगा। अब बस इतने में ही आपका आंसर आ गया। भाई देखो 20% है वो 13.8 था, अब 5% 3.4 है, हमें चाहिए 3.2, यानी 5% से हल्का कम, 5% से हल्का कम वो कौन है, वो 24.6 है, यानी 25% से बिल्कुल थोड़ा कम। तो आपका एक ही ऑप्शन है। देखो गुणा भाग ऐसे नहीं करने, बिल्कुल जल्द आपको फास्ट ये कैलकुलेशन करनी है। भाई 10% इतना है, 20% आपका डबल कर दो, फिर ये देखो भैया आपकी रेंज क्या है, 4% से 5% के बीच में है, 3%, तो ऐसे ऐसी ऑप्शन नहीं देती है भाई, बहुत कम मिलेंगे आपको। भाई 24.6 दे दिया, 24.3 दे दिया। नेक्स्ट है, देखो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है 60 डिजिट नंबर है x8942y और 4, ये 56 से डिविजिबल है, तो 56 से डिविजिबल होगी 7 और 8 से डिविजिबल होगी। 8 से कब संख्या डिविजिबल होगी, जो आपके आखिरी के 3 अंक। अब आपको बताना है लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y। 8 से इसको डिवाइड करो तो 8 3 24, अब आखिरी में 4 है,
देखो 8 के पहाड़े में आखिरी में 4 आता है, वो एक तो 8 3 24 में आता है और एक 8 8 64 में आता है, यानी 8 3 24 में आएगा और गुणा 8 64 में आएगा। अब देखो यानी यहाँ पे या तो 24 हो सकता है या यहाँ पे 64 हो सकता है, तभी ये कट सकता है। अब 24 होने के लिए यहाँ पे y की वैल्यू 6 होगी और 64 होने के लिए आपकी वैल्यू पॉसिबल है नहीं, या फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा, यानी 8 2 पे जाना पड़ेगा, ये 2y4, तो 8 दूनी 16। तो अब देखो, अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि आपका 6 बचे, यानी 2। 12 में से 6 गया तभी। अब यहाँ पे y की 2 है, यहाँ पे y की 6 है और हमें पूछिए मैक्सिमम वैल्यू, तो y की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, वो 6 आ जाएगी। और आपको ऐसे पूछ सकता है y की मिनिमम वैल्यू के लिए। देखो अब इसमें रखो x 8 9 4 2 6 4। अब 7 से निकालना है। देखो 7 का एक फॉर्मूला होता है भाई, 7 से कोई संख्या क्या डिवाइड होगी, तो क्या करते हैं आखिरी संख्या का 2 गुना करके घटा देते हैं। तो आखिरी में 0 या 7 बचना चाहिए। यदि आखिरी में 0 और 7 बच रहा है, आखिरी संख्या का 2 गुना करके हम उससे जो संख्या बची है उसमें से घटाएंगे, तो वो संख्या 7 से डिविजिबल होगी। देखो 4 का 2 गुना 8 करके घटा दिया मैंने, तो 8 1 4 9 8x। अब 8 का 2 गुना 16 करके घटा दो, यानी 5 2 9 8x। देखो 5 का 2 गुना फिर 10 घटा दो, यानी 2 8 8x, यानी x 8 8 2 हो गया। 2 का 2 गुना 4 करके घटा दो, यानी 4 8x। देखो 4 का 2 गुना फिर 8 घटा दो, यानी 0। अब आपका बच गया x। तो देखो 0 का 2 गुना करके मैं x से घटाऊंगा तो हमारी संख्या यानी 0 या 7 होगी x का मान, तभी ये 7 से डिवाइड होगा, क्योंकि 0 हो नहीं सकती क्योंकि स्टार्टिंग में है, तो एक ही ऑप्शन बच गया 7। तो जो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी वो होगी 7। या फिर आप यहाँ पे वैल्यू देखो, दो ऑप्शन बचेंगे आपके, आपको क्या बताना है, देखो ये बताना है एक्स स्क्र प्लस वाई, यानी परफेक्ट स्क्वायर में कुछ 6 जुड़ा है, तो इसमें से यदि मैं 6 घटाऊंगा तो आपका परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। तो इसको काट दो, इसको काट दो, ये 49 हो गया, ये 64 हो गया। तो इसमें से हम एक वैल्यू रख के 7 से डिवाइड कर देंगे, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरी सोल्व कर लेंगे। या फिर आप ऐसे डिवाइड कर लो, तो एक्स की वैल्यू 7 आ गई, तो 7 स्क्वायर 49 प्लस 6 यानी 55 आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो इसको सोल्व करना है। अब ये क्वेश्चन हमने बहुत सारे सोल्व किए हैं, तो ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना क्या आएगा। सर क्वेश्चन तो आपको पता है, टेलीग्राम चैनल पे भेजना इसका सॉल्यूशन कैसे आपने किया है। अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो में स्टार्टिंग में ये करवा दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो।